सभी को नमस्कार। मैं मंगल मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एबीएसटी, एमजेडी गवर्नमेंट कॉलेज तारानगर। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज का अपना टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत एंट्रीज किस प्रकार की जाती है। यह टॉपिक बीकॉम पार्ट 3 के एबीएसटी पेपर फर्स्ट के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टॉपिक है। लास्ट क्लास में अपन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देख चुके हैं। आज अपन एंट्रीज के बारे में देखेंगे। सैक्रिफाइस बाय शेयर होल्डर्स। सबसे पहले क्या होता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत सबसे पहले सैक्रिफाइस उसके ओनर, उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसके होल्डर या फिर उसके बाद प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी के ओनर होते हैं। तो पहली कंडीशन, व्हेन डिनोमिनेशन ऑफ शेयर इज रिड्यूस। मान लो कि 10,000 शेयर है और एक शेयर 10 रुपये फेस वैल्यू से फुली पेड अप शेयर है। अब क्या है, कंपनी उसके डिनोमिनेशन को रिड्यूस करना चाहती है, यानी उसको 10 रुपये वाले फुली पेड अप शेयर को 7 रुपये वाले फुली पेड अप शेयर बनाना चाहती है। तो एंट्री हो जाएगी ऑल डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी 10,000 शेयर और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये, तो टोटल कैपिटल हो गई 1,00,000 रुपये। तो हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,00,000 से, यानी ओल्ड कैपिटल से। फिर हो जाएगा टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल, न्यू कैपिटल, यानी 7 रुपये फुल पेड अप कर दिए तो कितनी 10,000 शेयर में कितने हो गए 70,000 रुपये। और टू कैपिटल रिडक्शन, जो 30,000 रुपये है, जो 3 रुपये पर शेयर है, यानी 10,000 इंटू 3, यानी 30,000 रुपये वो कैपिटल रिडक्शन स्कीम में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो एंट्री एक बार दोबारा देखते हैं। ऑल डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,00,000 से, न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट 70,000 से, एंड टू कैपिटल रिडक्शन इन 30,000 से। सेकेंड कंडीशन है व्हेन डिनोमिनेशन ऑफ शेयर इज नॉट रिड्यूस, यानी शेयर का डिनोमिनेशन कम नहीं करना है। तो क्या हो रही है, जब शेयर होल्डर्स कैपिटल रिडक्शन का ट्रांसफर करने के लिए राजी हो जाती है, जैसे मान लो उन्होंने 30% रिडक्शन के लिए तैयार हो गए, तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, यानी 30,000 से जो रिडक्शन के लिए तैयार उस अमाउंट से टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब इसके बाद में है सैक्रिफाइस बाय डिबेंचर्स होल्डर एंड क्रेडिटर। इसके बाद में क्या, कंपनी के पास इतने लॉस हो गए कि इससे कंपनी के जो टोटल लॉसेस है उनकी पूर्ति नहीं हो रही है। तो कंपनी क्या करेगी, उसके डिबेंचर्स और क्रेडिटर को भी कैपिटल रिडक्शन स्कीम में ट्रांसफर करने या सेक्रीफाइस करने के लिए कहेगी। तो यदि डिबेंचर तैयार होते हैं या क्रेडिट तैयार होते तो वो जितना परसेंट के लिए वो सेक्रीफाइस के लिए तैयार थे, तो उससे एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अगर यदि क्रेडिटर सेक्रीफाइस करते हैं तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जैसे मान लो डिवेंचर 1,00,000 के डिवेंचर है और 30% यानी 30,000 के लिए तैयार हो जाते हैं, और अपने पास 50,000 के क्रेडिटर है और उसमें 10% यानी 5,000 के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 30,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैपिटल रिडक्शन, यानी 35,000। अब बैलेंस ऑफ एनी रिजर्व इफ एनी ट्रांसफर्ड ओनली इफ स्पेशली गिवन इन द क्वेश्चन, यानी जो अपने पास यदि कैपिटल रिजर्व पड़ा है या जनरल रिजर्व है या अन्य इसी प्रकार कोई और रिजर्व है, तो अपन तब तक कैपिटल रिडक्शन में नहीं कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब तक क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। यानी अपने को स्पेशल क्वेश्चन में दिया जाने पर ही अपन कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व को कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे। यदि क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करने के लिए कहा है और जितना अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए कहा गया, तो अपन एंट्री कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। यदि जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर करना है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या अन्य कोई दूसरी रिजर्व में से ट्रांसफर करना है तो एनी पर्टिकुलर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व रिडक्शन अकाउंट। अब इसके बाद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। यदि एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है और लाइबिलिटीज की वैल्यू घट गई है, तो इससे क्या है, कंपनी को फायदा होता है, और इससे जो भी फायदा है वो कंपनी क्या करेगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, जैसे मान लो 10,000 रुपये की एसेट्स 10,000 की एसेट्स थी और वो अब 12,000 की एसेट्स हो गई, यानी इन अमाउंट इंक्रीज हो गया 2,000 से। तो जो अमाउंट इंक्रीज हुआ उस अमाउंट से एसेट्स को डेबिट कर देंगे, और जैसे लाइबिलिटीज डिक्रीज हो गई है तो इससे भी कंपनी को फायदा है।
तो जितने अमाउंट से लाइबिलिटी डिक्रीज हुई उस अमाउंट से लाइबिलिटीज को डेबिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी, जैसे मान लो असेट्स 2000 से इंक्रीज हो गई और लाइबिलिटी 1000 से डिक्रीज हो गई, तो एंट्री हो जाएगी असेट्स अकाउंट डेबिट 2000, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट 1000 टू कैपिटल रिडक्शन 3000। अब इसी प्रकार हो सकता है कि असेट्स की वैल्यू घट गई हो और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई हो। तो इन दोनों कंडीशन, दोनों केस असेट्स की वैल्यू घटने पर और लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ने पर कंपनी को नुकसान होगा, और वो उसकी पूर्ति किससे करना चाहेगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। तो एंट्री हो जाएगी वाइस वर्सा, एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अब आगे देखते हैं वेरियस accumulated losses, fictitious assets, goodwill, patent, loss on assets and liability written off। यानी अपने को क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया हो, लेकिन अपने पास में या कुछ लॉसेस पड़े या फिक्टिशियस असेट्स है, गुडविल है, पेटेंट है, या लॉस ऑन असेट्स एंड लाइबिलिटीज है, तो अपने को उसमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। यानी अपने को क्वेश्चन में दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन अपने को कंपलसरी इसको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना होगा। तो ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या ब्रैकेट दे रखा है ऑलवेज, यानी हमेशा ट्रांसफर करना है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट टू फिक्टिशियस असेट्स अकाउंट टू गुडविल अकाउंट टू पेटेंट अकाउंट। ठीक है। अब इसके बाद में एक्सपेंसेस ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, यदि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के दौरान कोई भी खर्चे किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इफ शॉर्टेज इन बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, अब क्या है कि इसके बाद भी कंपनी के पास कैपिटल रिडक्शन में जो पैसा इकट्ठा हुआ है लेकिन फिर भी शॉर्टेज रह गया है, तो कंपनी क्या करेगी? उसको जनरल रिजर्व से ट्रांसफर करना चाहेगी, या कोई और रिजर्व एंड सरप्लस उससे ट्रांसफर करना चाहेगी, या P&L से ट्रांसफर करना चाहेगी, और उसके बाद भी यदि शॉर्टेज रहता तो इक्विटी शेयर कैपिटल से ट्रांसफर करना चाहेगी। तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ऑल अदर रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। if expenses if excess balances of capital reduction account transferred, यदि excess amount हो जाता है कैपिटल रिडक्शन में, तो वो क्या करेगी? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब बात करते हैं एरियाज ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, और एरियाज ऑफ डिविडेंड ऑन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर। अब क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है, अब उस डिविडेंड का क्या एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। इसके पास अपने पास दो कंडीशन है। व्हेन एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इन गिवन ब्यूरो बैलेंस शीट अलोंग विद अदर इंफॉर्मेशन, यदि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का एरियर अपने को दिया गया है और अपने को वो बैलेंस शीट में ना देकर एक इंफॉर्मेशन दी गई बैलेंस शीट के नीचे, यानी उसको बैलेंस शीट में अभी तक शामिल नहीं किया गया है, तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होगा? व्हेन अनपेड डिविडेंड इज सेक्रीफाइस्ड, यदि कोई डिविडेंड पेमेंट नहीं किया गया, उसको सेक्रीफाइस किया गया है, तो इसकी क्या एंट्री हो गई? तो क्या होगा कि जब बैलेंस शीट के अंदर डिविडेंड शो नहीं हो रहा है, तो यदि वो अनपेड डिविडेंड को सेक्रीफाइस किया जाता तो कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो बैलेंस शीट में शो ही नहीं है अपने पास। तो व्हेन अनपेड डिविडेंड इज सेक्रीफाइस, तो कोई एंट्री नहीं होगी। और व्हेन अनपेड डिविडेंड इज पेड, और अनपेड डिविडेंड पेड किया जाता है, तो एक तरह से कंपनी को नुकसान हो जाता है। तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू बी टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट, एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, यानी जो भी डिविडेंड पेमेंट किया जाएगा उस अमाउंट के बराबर एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को पेमेंट करेंगे, पेमेंट की हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, यदि कैपिटल दे रहे तो टू शेयर कैपिटल, और यदि डिवेंचर्स दे रहे तो टू डिवेंचर अकाउंट। अपने पास सेकंड कंडीशन है व्हेन एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज गिवन इन बैलेंस शीट, यदि बैलेंस शीट में एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को शो कर रखा है, तो इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? व्हेन अनपेड डिविडेंड इज सेक्रीफाइस्ड, यानी जो पेमेंट नहीं किया डिविडेंड सेक्रीफाइस किया जाता है, क्योंकि अब की बार तो अपने क्या बैलेंस शीट में शो कर रखा है, और ये अनपेड डिविडेंड सेक्रीफाइस किया जाता है, तो कंपनी को क्या है? फायदा होगा।
तो ये क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बी कंडीशन है व्हेन अनपेड डिविडेंड इज पेड, और अनपेड डिविडेंड पेड नहीं किया तो पेमेंट की एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट या डिवेंचर्स टू डिवेंचर्स अकाउंट। अब आगे fictitious assets, goodwill, patent and debt balance of P&L account is compulsory written off either information is given or not। यानी अपने को इंफॉर्मेशन दी गई हो या नहीं दी गई हो, लेकिन अपने को fictitious assets, goodwill, patent, debt balance of P&L account इनको अपने को कंपल्सरी रिटर्न ऑफ करना है। It's a fictitious assets, expenses not written off like preliminary expenses, discount on issue of shares or debentures, underwriting commissions, deferred revenue expenses, premium on the redemption of preference share और debentures। यानी ये अपने पास fictitious assets है, यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस fictitious assets माना जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स भी fictitious assets होती है, अंडरराइटिंग कमीशन, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर आदि अपनी fictitious assets होती है। अब book value of all intangible and tangible assets are changed only if specific information of market value given in the question। Again, instead of capital reduction account, other name like capital reconstruction or capital reorganization account can be used। यानी अपन capital reduction के स्थान पर अपन capital reconstruction भी यूज कर सकते हैं और capital reorganization भी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्म इट इज अज्यूम दैट डिनोमिनेशन विल बी चेंज। यदि अपने को क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि शेयर कैपिटल में डिनोमिनेशन को चेंज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यदि इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो अपने को ये मानकर चलना है कि डिनोमिनेशन चेंज किया गया है। थैंक यू।